हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और स्पेशली हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही थी। और ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोगों ने समझ लिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। ठीक, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो ये बता रहा है कि एक एटम अपने ऊपर कितना चार्ज एग्जिस्ट करवा रहा है। ठीक है ना, उसी नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखे लगभग मतलब ऐसे ग्रुप वाइज चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हमारे पास सबसे पहला ग्रुप होगा 1s। 1s में कौन कौन आता है? तो वो आता है ये सब, मतलब क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांस, ये सब 1s के हैं। तो देखिएगा, ये पहले ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में है ना, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो सब का सब क्या होगा? +1 होगा। सबका क्या होगा? +1। ठीक है ना, तो यहाँ से याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1s ग्रुप एलिमेंट कितना होगा भैया? 1 प्लस, दैट मीन्स +1। ये सब के सब क्या है? मेटल है, और सब के सब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्योंकि देखिए, ये क्यों +1 रखते हैं, इसका सीधा कारण समझा दूं मैं पहले। तो एक प्लस चार्ज अगर बना रहे हैं तो उसके बाद ये इनर्ट गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेनली ये अगर अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन के रूप में। एक्सेप्शन के रूप में बस इसको हटा दीजिए। ठीक है, मेनली अगर लिथियम अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो क्या बन जाएगा? हीलियम बन जाएगा। ऐसे ही सोडियम अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो नियॉन बन जाएगा। और पोटेशियम अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो क्या बन जाएगा? आर्गन बन जाएगा, है ना। फिर ये हटाएगा एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्रिप्टॉन बन जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो क्या बन जाएगा? ये एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो जेनॉन बन गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो रेडॉन बन जाएगा। तो मेनली एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बन जा रहा है भैया? नियॉन, सॉरी इनर्ट गैस बन रहा है। तो सीधी बात है, ये क्या बनना चाहेंगे? इनर्ट गैस बनना चाहेंगे। कोई भी एलिमेंट क्यों आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर? क्यों लफड़ा हो रहा है इसके साथ? ताकि वो स्टेबल हो पाए। और स्टेबल होने का फंडा ही क्लियर है। डी ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो जितने बाकी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनना चाहते हैं? इनर्ट गैस की तरह। ये तो नज़दीक है भाई, तो ये 100% क्या करेगा? सीधा मतलब है, बनेगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, 1s ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इन सबका क्या होता है? +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सेम टू सेम अगर मैं सेकेंड s ग्रुप की बात कर लूँ तो सेकेंड s ग्रुप का जो एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है। क्योंकि उनको स्टेबिलिटी किस में मिलती है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने में। मेनली मेटल है तो त्यागेंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अब सेकेंड में आते कौन है, पहले ये देख लेते हैं। तो आते हैं हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और रेडियम। इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा? +2। यानी हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और सब के सब क्या बन जाएंगे? सब के सब इनर्ट गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के हीलियम बन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के किसकी तरह? नियॉन की तरह बन जाएगा। ये किसकी तरह? आर्गन की तरह। ये क्रिप्टॉन, ये जेनॉन और ये रेडॉन। समझ में आ रहा है? तो सीधी बात है, इनको तो आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर? तो सेकेंड s से कोई भी ग्रुप मिल रहा है, यानी बेरिलियम मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, स्ट्रॉन्टियम मिल रहा है, या बेरियम या रेडियम, इन सब पे कैसा चार्ज आएगा? +2 चार्ज। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 फिक्स है। ठीक है, अब यहीं से थोड़ा सा चलिए आगे। कहाँ चलिए? आगे। आगे मतलब फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप हो गया, अब कहाँ चलेंगे हम लोग? तो थर्ड ग्रुप कहाँ से स्टार्ट? 3rd से 12th तक कौन होता है? 3rd से 12th तक तो डी ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक को थोड़ा सा रोक के चलेंगे। ठीक है ना, तुरंत वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, ध्यान देंगे। 3 से लेके 12 तक होता है डी ब्लॉक, इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। हम चलते हैं 13वें पे। 13वें से स्टार्ट हो जाता है पी ब्लॉक। मेनली ये दोनों के दोनों क्या थे? एस ब्लॉक थे। ठीक है, पी ब्लॉक की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। 13 के बाद 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है कहाँ तक? 18 तक पी ब्लॉक होता है, और इस पी ब्लॉक की स्टार्टिंग 13 से हो रही है। अब 13 का अगर आपसे पूछे कोई कि ये बता दीजिए कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, मतलब इनके एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, तो मेनली इसमें आता कौन है? तो आता है सबसे पहले बोरान, ठीक है ना, फिर एल्यूमिनियम, फिर कौन आता है? गैलियम, इंडियम, फिर
थैलियम और निहोनियम आते हैं। मेनली इनका अगर आप बोलेंगे, इनका आप पूछेंगे कितना होता है, तो इनका होता है +3। इनका क्या होता है? +3। इनका कितना होता है? +3। ध्यान देंगे 13 ग्रुप के एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? +3। दैट मीन्स बोरान आपको हमेशा कैसा चार्ज बनाते हुए दिखेगा? +3। एल्यूमिनियम ये भी +3, गैलियम ये भी +3, इंडियम ये भी +3, थैलियम ये भी +3, निहोनियम ये भी +3। कुछ एक्सेप्शन है जिनको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, अभी जनरल वे में बातें चलेंगी। अब बोरान के बाद क्या आता है? कार्बन। तो मेनली कार्बन जो होता है थोड़ा सा बीचों बीच वाला काम कर रहा होता है। दैट मीन्स 14 ग्रुप के एलिमेंट क्लियर होते ही नहीं है कि क्या करें, ठीक है, इसमें भी क्लियरेंस नहीं है। रीजन बिहाइंड इट क्योंकि सब के सब मेटल नहीं है। जो +3 आप लगा रहे हो वो तभी लगा सकते हो जब वो मेटल हो, समझ में आ रहा है? प्लस का चार्ज तभी आप डिनोट कर सकते हो जब वो मेटल हो। मेनली एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा, गैलियम मेटल मिलेगा, बट सब नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेनली बोरॉन की बात करोगे, बोरॉन इज नॉट अ मेटल, इट इज अ मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटलॉइड्स, तो अगर तुम इस पे +3 चार्ज कर रहे हो तो ठीक है, तुम मान सकते हो, क्योंकि मेटलॉइड्स जो होता है वो मेटल का भी प्रॉपर्टी रखता है और नॉन मेटल का भी। तो बोरॉन पे +3 रख सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर -5 भी रखना पड़ेगा। अब क्या बोल दिया मैंने, समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? यस सर नो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। अगर बात करो आप तो नॉर्मली अगर 3 ये हटा दे, 3 ये हटा दे तो सीधी बात है हीलियम पे पहुंच जाएगा, हाँ या ना? यानी बोरॉन +3 अगर रख रहा है तो इसका मतलब ये हीलियम के जैसा बन गया, ठीक है। लेकिन बोरॉन यहाँ पे मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी शो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करेगा, बिकॉज बोरॉन इज अ मेटलॉइड्स। तो ये -5 भी शो करता हुआ नजर आएगा आपको, और -5 मतलब ये नियॉन बनना भी चाहेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की भी टेंडेंसी रहेगी और इलेक्ट्रॉन देने की भी टेंडेंसी रहेगी, ठीक है। एक बात, दूसरी और अनोखी बात मैं तुमको बता दूं। क्या सर? क्या? कि जब ये नीचे जाते हैं, परमानेंट मार्कर की तरह बिहेव कर रहा है ये, मेनली अगर हम बात करें जितने भी एलिमेंट हैं, जब नीचे जाओगे तुम 13 ग्रुप से जब तुम नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? प्रेजेंस मिलेगी डी ब्लॉक की। ऊपर ऊपर तो चल रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर ठीक है, बोरॉन भी ठीक है, एल्यूमिनियम भी ठीक है, लेकिन गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्या मतलब है सर? भाई नीचे जाओगे तो होगा क्या? बोरॉन और एल्यूमिनियम तक तो कहानी ठीक है, क्या क्या ठीक है इसमें? मतलब ये ठीक है कि अभी इसके पहले पहले तक, अगर बोला जाए एल्यूमिनियम के पहले पहले तक अगर जो भी ऑर्बिटल आ रहे होंगे या तो s के होंगे या तो p के होंगे, या तो s के होंगे या तो p के होंगे। एल्यूमिनियम के पहले पहले तक या एल्यूमिनियम के बाद भी, दैट मीन्स ये क्या है? सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ठीक है, फोर्थ पीरियड ये है। जब भी आप फोर्थ पीरियड में जाओगे तो फोर्थ पीरियड में स्टार्टिंग हो जाएगा किसका? डी ब्लॉक का आना। समझ में आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सेकेंड थर्ड पीरियड तक डी ब्लॉक, सॉरी, डी ऑर्बिटल में आएंगे ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, यानी डी ऑर्बिटल में भरेंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन। जब मैं फोर्थ पीरियड में पहुंचूंगा तब स्टार्ट होगा डी, क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का भरना, ठीक है। तो अब मेनली समझना ध्यान से, एल्यूमिनियम तक की स्थिति मैं तुमको समझाऊं भाई। तो ये एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसके पहले ध्यान दीजिएगा, ये है न्यूक्लियस, और ये क्या है? ये क्या है? ये आप ध्यान से देखेंगे, ये ऑर्बिटल है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का सपोज कर लेना कि लास्ट ऑर्बिटल है, लास्ट सेल है, ठीक है, लास्ट सेल है। और इसमें किस ब्लॉक के अंदर जाएगा? तो मेनली ये पी ब्लॉक के अंदर आएगा, सॉरी, पी ऑर्बिटल के अंदर जा रहा होगा इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन। उसके पहले अगर कोई भी होगा, या तो पी होगा या तो एस होगा, यही होंगे। मैं जस्ट डिनोट करने के लिए समझा रहा हूँ। तो ये पी है, पी ऑर्बिटल में इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है, पी सबसेल में इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है। उसके पहले जो भी ऑर्बिटल आए हुए हैं वो सब या तो यस है या तो पी है, क्योंकि आपको पता है मेनली डी ऑर्बिटल स्टार्ट भी कहाँ से होता है? तीसरे से, है ना। 3D आना कब स्टार्ट होता है? सॉरी, डी कब आना स्टार्ट होता है? 3 से। कहीं पे भी आप 2D नहीं सुने होंगे या 1D सुने होंगे। 1 के अगर मान लीजिए केवल एक है तो एक के अंदर केवल S होता है, 2 है तो इसका मतलब दूसरे सेल में जाओगे तो S और P होता है, तीसरे से स्टार्ट होता है S, P और D। और 3D तब भरता है जब 4 में S भर जाता है, यानी 3D भी पहले नहीं भर जाता है, पहले 4s2 फिर 3D, आई समझ में? फिर क्या आता है? 3D वाला पोर्शन, जैसा लो। तो ऐसे चल रहा होता है, पहले 4s फिर 3D। आई होप समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ।
4s2 फिर 3d, यानी दैट मीन्स चौथा स्टार्ट हो जाता है तब तीसरे का d वाला ऑर्बिटल भरना स्टार्ट होता है। एल्यूमिनियम तक आते आते स्थिति सामान्य है, लेकिन गैलियम में जब आप एंट्री करोगे, यानी सपोज कर लो ये एल्यूमिनियम नहीं है, अब ये क्या है, गैलियम है, तो गैलियम के अगर ऑर्बिटल की बात करोगे तो गैलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन भले ही p में भर रहा है, लेकिन उसके पहले कौन आ चुका होगा, d। आई बात समझ में? और d के आने से हो क्या रहा है थोड़ा ध्यान से समझना। पहली स्थिति देखो यहां तक, इस वाले पोर्शन तक, इस वाले पोर्शन में आखिरी इलेक्ट्रॉन है, इस आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स जेड इफेक्टिव लग रहा होगा। लेकिन उसके जस्ट बीच में कौन है, p और s ऑर्बिटल है, और p और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के पास अच्छा खासा रिपल्सन क्रिएट करने की पावर होती है, दैट मीन्स अच्छा खासा शील्डिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं। बिकॉज s और p के ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन पास पास है, तो ये इस न्यूक्लियस द्वारा इस p ऑर्बिटल के अंदर जो फोर्स इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है उसको क्या कर रहे होंगे, बचाने का पूरा काम कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो ही हम एंट्री मारेंगे किसके पास, p वाले पोर्शन में, यानी दैट मीन्स गैलियम वाले पोर्शन में चले गए गैलियम वाले पोर्शन में ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गैलियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींच रहा होगा, ठीक है, सीधी बात है, खींच रहा होगा, अच्छी बात है। अब जब खींच रहा है तो इसको ये यकीन होगा कि जैसे मेरे पास पिछली वाली स्थिति थी, एल्यूमिनियम वाली स्थिति थी, कि मैं क्या बोलता हूँ कि वहाँ पे p में आखिरी इलेक्ट्रॉन था और अभी भी p वाले में आखिरी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन तब क्या था कि जब वो आखिरी इलेक्ट्रॉन था उसको बचाने के लिए तगड़े लोग खड़े थे, p और s ऑर्बिटल आया था, लेकिन इसको बचाने के लिए कौन आ गया है, d ऑर्बिटल आ गया है। अब d ऑर्बिटल आ गया है, दैट मीन्स क्या होगा, इसकी शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, खराब होती है, इन दोनों से क्या होती है, खराब। मैंने आपको सिखाया है s, p, d और f, सबसे तगड़ी s की होती है, उसके बाद p की, उसके बाद d की और उसके बाद f की सबसे पुअर होती है और इसके भी खराब होती है। रीज़न, इनके ऑर्बिटल का शेप देख लो, ये है इसका शेप, ये है इसका शेप और ये है इसका शेप, ठीक है, और इसका ऐसे कुछ होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या होते हैं, f में बहुत दूर दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में भी इलेक्ट्रॉन आप देख पाओगे क्या होते हैं, दूर दूर, d में भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर दूर, देख रहे हो, स्पेस बढ़ रही है, यहाँ पे थोड़े क्या होंगे, पास पास, यहाँ पे क्या होंगे, पास पास, और यहाँ पे तो बिल्कुल पास पास होंगे। देखो यहाँ पे एकदम पास पास है, यहाँ पे इसकी अपेक्षा थोड़ा दूर हो गए, और इसकी अपेक्षा यहाँ पे और दूर हो गए, ठीक है, और यहाँ पे तो बहुत दूर हो गए। तो जब दूर दूर हो जाएंगे तो फिर कहाँ एकजुट होके इस न्यूक्लियस के क्या बोलते हैं, फोर्स को हटा पाएंगे, रिपल्सन क्रिएट कर पाएंगे, नहीं। तो डी की शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, पुअर। दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था न्यूक्लियस का, उसको बहुत ज़्यादा ये क्या कर ले रहे थे, रोक ले रहे थे, कौन, पी और एस मिलके, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले पी के अंदर, यानी इस पी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके ऊपर जब न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा तो इसके फोर्स को कम करने के लिए हमारे पास वैसा शील्डिंग इफेक्ट नहीं है जो पहले था। आई बात समझ में, यानी डी आ चुका है, और डी आने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, इसकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, तो दैट मीन्स न्यूक्लियस को ज़्यादा ही तगड़ा तरीके से खींचा होगा एज कम्पेयर टू दिस पोजिशन। यहाँ पे कमज़ोर होगा, लेकिन यहाँ पे मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब मजबूत होने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता, यानी इस पोजीशन से, तो निकालना आसान था, बिकॉज यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो चाह रहे हैं कि बाहर रहो, अंदर ना आओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंदर बहुत तगड़ा फोर्स लगा हुआ है ना, अंदर तगड़ा फोर्स लगा हुआ है, और कोई भी अंदर जाने से रोकने वाला जो है, मतलब जो अंदर जाने से रोकने वाला व्यक्ति है, वो क्या है, खुद ही बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा भी फोर्स नहीं लगाएगा बेचारा, कहाँ की ओर ले जाने के लिए, बाहर की ओर ले जाने के लिए। बस ये फीलिंग है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम नहीं लगाता है, बस ये बोलूँगा कि इनकी अपेक्षा कम हो जाता है। तो इससे ये फील हो रहा है कि अगर आप यहाँ से बाहर निकालना चाह रहे हो, दैट मीन्स इस सेल से जब तक डी नहीं आया है तब तक निकालना आसान है, लेकिन जब डी आ गया तब निकालना क्या हो जाएगा, कठिन। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है,
यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? जेड इफेक्टिव क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस पेयर इफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस पेयर इफेक्ट। इसके और भी कारण मैं बता रहा हूँ। पहला तो डी का आप समझ गए, समझ में आ रहा? डी ब्लॉक पुअर शील्डिंग वाला होता है, इसलिए वो बचा नहीं रहा, इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज़्यादा अंदर खींचा होगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब खींचना उसको क्या हो गया? मतलब बाहर निकालना कठिन है यार। +3 का मतलब क्या? हम 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, डी नहीं है ना, तो तगड़ा खींचे होंगे सब, लेकिन इसके नीचे जितना नीचे जाएंगे डी की शील्डिंग उतनी ही पुअर होती जाएगी। बहुत नीचे आएंगे तो क्या होगा? ये यहाँ पे जब आओगे तो क्या हो जाएगा? और ख़राब हो जाएगी स्थिति। क्या ख़राब हो जाएगी? मेनली ध्यान से समझना, यहाँ पे और शील्डिंग इफेक्ट खराब हो, क्योंकि अब यहाँ पे जब आओगे तो एफ भी आ चुका होगा, यानी अब बचाने वाले तो मेनली डी और एफ है, जो खुद ही बर्बाद है। आइए समझ में? तो ये क्या बचाएंगे? क्लियर? तो यहीं से आराम से क्या हो जाएगा? इसीलिए यहाँ पे जो +3 दिख रहा है वो धीरे धीरे नीचे आएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्यों हो रहा है मैंने पूरा सबूत के साथ कारण दिया। समझ में आया? नीचे आऊँगा तो और शील्डिंग इफेक्ट कम, तो इलेक्ट्रॉन उतना ही निकालना टफ। समझ में आ रहा? तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे निकल तो जाएगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्लियर है जी? देखिए वो नॉर्मल लोगों के लिए है जेड इफेक्टिव, है वो समझ में? केमिस्ट्री के अंदर कब कहाँ से कौन सा ट्विस्ट आएगा इसको पकड़ना। हम ये कहाँ पे कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, हमने अभी जो बताया आपको क्या ये वैलिड लगा? नहीं लगा तो वैसे हटा देते हैं, उसी पे लेके चलेंगे। हमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम +3 पे लेके चलते हैं। लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन आप जब देखोगे तो यहाँ पे क्या फील आ रहा है? क्या जो मैं बातें बोल रहा हूँ वैलिड है कि नहीं है? मेरी बात वैसे ही मत मान लो, मैंने बोल दिया यहाँ पे +3 नीचे +1 हो जाएगा, ऐसे ही मत मान लीजिए। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दे रहा हूँ भाई, बिचवा में कौन आ जाएगा? डी। ये रोक पाएगा? नहीं। मान रहा हूँ रेडियस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, बट शील्डिंग इफेक्ट भी तो कम हो रहा है। रेडियस किसके अनुसार काम करेगा? जेड इफेक्टिव के अनुसार। और जेड इफेक्टिव किसके अनुसार काम करेगा? शील्डिंग इफेक्ट के अनुसार। समझ में आ रहा है? अब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे कमजोर है, जैसे ऐसे एक्सपेक्ट करो कि वो नॉर्मल लोगों के लिए कि जैसे मान लो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, जैसे पहले के लिए, मतलब ऐसे समझो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसको न्यूक्लियस खींच रहा है, तो जिस फोर्स के साथ खींच रहा है, ठीक है ना, उसी अनुसार यहाँ पे फोर्स लग रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी लग रहा है, ठीक है। अब फिर यही शील्डिंग इफेक्ट उठ के यहाँ भी वही लग रहा है, यही वहाँ भी लग रहा है, यही वहाँ भी लग रहा है, यही वहाँ भी, तो जेड इफेक्टिव कमजोर हो रहा होगा। जेड इफेक्टिव तो कमजोर होगा क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है ना, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट अगर वही रहा तब, जैसे जिस फोर्स के साथ रिपल्सन हो रहा है शुरू में, वही रिपल्सन हर बार सेल बढ़ रही है तो वही रिपल्सन रह जा रहा है, तब तो जेड इफेक्टिव घटेगा ना, क्योंकि दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिलहाल में समझ में आ रही है मेरी बात? वी आर सेइंग दैट कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यस और नो? यही तो बोलते हैं। जेड इफेक्टिव क्या है? जेड माइनस सिग्मा। जेड मतलब टोटल कितना फोर्स लगा रहा है माइनस शील्डिंग इफेक्ट कितना है, तो वही क्या बन जाता है, उसमें से घटाएंगे क्या बन जाएगा? ये जेड इफेक्टिव। कि न्यूक्लियस का एक्चुअल में कितना प्रभाव है, न्यूक्लियस टोटल कितना फोर्स लगा रहा है, उसमें से कितना इलेक्ट्रॉनों ने रोक दिया, ठीक है, तो कम हो गया, फिर वही बच्चा है हमारा जेड इफेक्टिव। अब ये बताओ, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है जब मैं नीचे जाऊँगा तो रेडियस बढ़ेगा, तो ये घटना चाहिए, ये घटेगा, लेकिन अगर ये भी घट जाएगा तो 100% बात है कि ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो एक कांस्टेंट लेवल से घट रहा होगा ना, ये तो कॉन्स्टेंटली घट रहा होगा, ये तो कॉन्स्टेंटली घट रहा होगा, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है तो एक अनुसार से ये घट रहा होगा। रेडियस एक क्या बोलते हैं, रेडियस एक पैरामीटर के अनुसार ही तो बढ़ेगा, अचानक से थोड़ी ना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो अचानक से चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? वही समझाना चाह रहा हूँ। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? अगर मान लो हर जगह बराबर से ये कम होते जा रहा है, मतलब बराबर बढ़ता जा रहा है या बराबर है हर जगह, तो पूरा गेम इस पे आएगा। ऐसे सिंपल समझो, इसको कांस्टेंट कर लो, इसको कांस्टेंट कर लो, तो 100% ये डिक्रीज होगा,
डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होगा तो 100% ये भी डिक्रीज हो रहा होगा। ये सर नो, देखो ये क्यों डिक्रीज होगा भाई, दूरी बढ़ रही है, बिकॉज z इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होगा। इसमें q1 क्या है तो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और q2 क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो r बढ़ाऊंगा z घटेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ठीक। अब ये भी कॉन्स्टेंटली घट रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला इसको कांस्टेंट कर लो, इसको कांस्टेंट करूंगा तो हर बार ये घटेगा, लेकिन ये कांस्टेंट घट रहा है, समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, हर जगह बराबर है, तो एक पैरामीटर से कम होना चाहिए, नीचे जाऊंगा कम हो रहा है। लेकिन एक जगह ऐसा आ गया कि शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत कम है, बहुत कम हो गया, यानी मतलब पहले हमेशा 5-5 घट रहा था, अब कितना घटा, 2 ही घटा इस बार, समझ में आ रहा है। पहले 5-5 घट रहा था हर जगह पे, अब क्या हो गया, 2 घट गया, तो 2 ही घटेगा तो कम ही घटा ना इसमें से, तो कम घटा तो इसका मतलब वहाँ पे उस कंडीशन में इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ऊपर वाले से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, पहले वाले से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा लगेगा ना, इसके पहले वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन फोर्स फील कर रहा होगा उससे ज़्यादा फोर्स यहाँ पे फील कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, इतनी बात तो मानते हैं ना, क्लियर है। कारण क्या बना, शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। वो एक जनरल ऑब्जर्वेशन होता है कि नीचे जाएंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, जब लेकिन नीचे एक्चुअल में पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि खेल कुछ और है। अगर ऐसा होता तो फिर हमको ये फिर से अलग अलग क्यों पढ़ना पड़ता, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग से पढ़ रहे हैं हम, पीरियोडिक टेबल में ही सब खत्म था। अगर हम पीरियोडिक टेबल पढ़े तो वही तो खत्म हो गई थी कहानी, तब तो हमको यही पढ़ना था, जेड इफेक्टिव घट रहा है तो वहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ लिए होते, क्या कितना देर लगता, ऐसा नो। बट वेरी कर रही हैं चीज़ें, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग अलग है, क्यों, क्योंकि ये सब गेम चल रहा है अंदर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये समझ में आया, नीचे जाने पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि एक्चुअल में अब ज़्यादा जो नीचे, जब नीचे जाओगे तो उतना ही ज़्यादा इनर्ट गैसेस का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब ये ज़्यादातर इनर्ट गैस के पास होने लगेंगे। जैसे देखो, जब भी एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस के पास रहेगा, फिर से सुनना मेरी बात, जितना ही एटम इनर्ट गैस के यानी इनर्ट एटम के पास रहेगा उतना ही उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता जाएगा, समझ में आ रहा है। मैंने इसके पहले भी बताया था यार, प्लस ये डिनोट कर रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, और आप निकालोगे तभी जब वो अनस्टेबल केस में होगा, यानी वो निकालना चाहेगा। अगर वो स्टेबल है दैट मीन्स क्यों निकालेगा। मैं कह रहा हूँ सोडियम आयन से आप केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाले, दूसरा क्यों नहीं निकाल लिया आपने, उसका भी आपको 2 कर देना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि एक निकालूंगा तुरंत तो इनर्ट गैस बन गया, अब उससे ज़्यादा छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, वहाँ पे भयंकर फोर्स एग्जर्ट होगी वहाँ पे। तो अगर मैंने बोला था इसके पहले कि अगर मैं वहाँ पे एनर्जी वेस्ट भी कर रहा हूँ, दैट मीन्स इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि मैं निकाल लूँ, तो वेस्ट है वो, ऐसा नो, यही खेल चल रहा है, ठीक है। अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, आगे की ओर, तो जितना मैं आगे की ओर जाऊँगा उतना ज़्यादा ये चार्जेस की कहानी चेंज होती जाएगी। अब ये प्लस वाले किधर की ओर भागेंगे, माइनस की ओर, देखिए ना टेंडेंसी कम हो रही है इसकी, क्योंकि अभी नज़दीक जा रहे हैं किसके, इनर्ट गैस के। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये +3 से किधर की ओर भागेगा, +1 की ओर, ठीक है, इसमें कोई दुविधा नहीं। आगे जाके डी ब्लॉक में भी ऐसे ही इफेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मैं जनरल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। ये दिखाई दे रहा था जो मैं गोजा था यहाँ पे, समझ में आया था यहाँ से, इस पर भी ध्यान देते रहेगा कि गोजने पे यहाँ पे समझ में आता है ना, यहाँ से तो लाइव चल रहा है ठीक है, लेकिन उसमें समझ में आता ही नहीं आता है, ठीक है। ठीक है बाबू, थोड़ा सा पॉज करिए। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। तो मेनली अब हम चलेंगे 14वें ग्रुप में। 14वें ग्रुप में कौन है भैया, तो वो है नाइट्रोजन का फैमिली, है ना, सॉरी नाइट्रोजन कह रहा हूँ, कार्बन की फैमिली है ना। फिर सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, स्टेनम आता है, और लेड आता है, और फिर फ्लेवोरियम आता है, ठीक है ना। ये आते हैं सब के सब। अब इनका एटॉमिक नंबर देखोगे तो भाई ये ना ऐसे हैं इस पूरे ग्रुप के अंदर, मतलब इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, समझ आ रहा। अब इनके ऊपर +4 भी है -4 भी है, यानी दुविधा वाले लोग हैं, तो दुविधा से भरे हुए हैं। और ज़्यादातर ये लोग जो होते हैं, ये लोग एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं,
कोवेलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स टेंडेंसी अपनी क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं 4 लेने की टेंडेंसी, ठीक है ना। देखो मैं बोल दिया हूँ पहले ही +4 -4, दैट मीन्स इसमें कुछ ऐसे होंगे जो क्या कर रहे होंगे, प्लस वाला कंडीशन दिखा रहे होंगे। जैसे कार्बन का होता कितना है, 6 होता है, तो अब इसके पास 2 ऑप्शन है ना, 4 घटा दे तो हीलियम पे पहुंच जाएगा, और 4 यदि ले ले तो फिर क्या बन जाएगा, ये नियॉन बन जाएगा। तो दोनों ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन आपको पता होगा कि ये बेचारा अकेले एक ऐसा एलिमेंट है जिसने एक पूरी केमिस्ट्री खड़ी कर दी है दुनिया के सामने, है। हाँ तो 4 घटाऊंगा हीलियम आएगा, ठीक, और 4 जोड़ूंगा नियॉन आएगा, सही तो है। अच्छा ऐसा ये लोग चार्ज देख रहे थे मेनली कि माइनस चार्ज आएगा तब तो नहीं, -4 चार्ज आ गया इसके ऊपर तो नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे माइनस घटाने वाला ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है ना। -4 मतलब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन घटाऊंगा तो हीलियम, और 4 जोड़ दूंगा तो नहीं आएगा। इसके पास 2 ऑप्शन है। मैंने क्या बताया अभी जस्ट कि कार्बन देखो इसी नेचर को लेते हुए आगे बढ़ता है और अकेले केमिस्ट्री खड़ी कर देता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सामने, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे कहानी हल्की सी उलझी हुई है, लेकिन इसके बाद पूरा सीन क्लियर है। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन फैमिली, और वो 15वें से स्टार्ट है। तो 15वें के जितने भी लोग उनका -3 होता है। अब जितना ये नज़दीक जाएंगे, अब ये देंगे नहीं, लेंगे, समझ में आ रहा है। तो 15 ग्रुप के अंदर जितने भी आते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन फैमिली है ना, तो सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, आर्सेनिक आएगा, फिर एंटीमनी आएगा, फिर बिस्मुथ आएगा, और मॉस्कोबियम आएगा। इन सबके ऊपर कैसा चार्ज होता है, -3। ये ज़्यादातर लेने का काम करते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए यहाँ पे फास्फोरस के बाद क्या होता है 16वें ग्रुप में आते हैं। 16वें ग्रुप का होता है -2, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है ना। तो ये है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम एंड लिबरमोरियम। इन सब पे कैसा चार्ज, -2 चार्ज, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये अब किसकी तरफ बनते जा रहे हैं, अपने से जस्ट आगे वाले इनर्ट गैस की तरह। और इस दुनिया का सबसे फेवरेट ग्रुप -1, यस और नो, -1 है। और ये किसका है सर, हैलोजन फैमिली है। ये सबसे बेहतर फैमिली, सबसे संस्कारिक फैमिली है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, टेन्नेसिन, है ना। पूरी दुनिया इसको क्या बोलते हैं, सपने में भी देखती है, इतने अच्छे लोग हैं ये। तो इस सब पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो जस्ट अपने वाले से बगल में चले जाएंगे। और 18वें ग्रुप में वो है जिसने पूरी दुनिया जीत ली है। कौन है ये, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, आग्नेनसान। पूरे एलिमेंट इनकी तरह बनना चाहते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लियर है। तो आई होप आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक पूरा क्लियर हो गया होगा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। और 13 वाले में जो लोचा था वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि 13 के बाद कहानी उलटफेर में चल रही है। नीचे जितना जाएंगे, D ब्लॉक आ चुका है पिक्चर में, कौन आ चुका है, D ब्लॉक। और D ब्लॉक आ गया, दैट मीन्स क्या करेगा, वो उतना ही करते जाएगा, क्या, Z इफेक्टिव को बढ़ा। D ब्लॉक आने का मतलब शिल्डिंग इफेक्ट कमजोर हो रहा है और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो अब खींचना क्या है, सॉरी निकालना क्या है, कठिन होता जा रहा है। तो उससे बढ़िया डाल देते हैं, खत्म। ऐसा लोग जब हम निकाल नहीं सकते तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, भाई स्टेबल करना है ना, तो स्टेबल करने का हमारे पास दूसरा ऑप्शन हम यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे निकालना पॉसिबल नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब कहानी को हम लेके कहाँ चलेंगे, D ब्लॉक में। ये तो S और P अगल बगल के हम लोगों ने क्षेत्रों को कवर कर लिया। अब हम D में चलते हैं। अब D की कहानी को देखेंगे हम लोग। अब D में हम सबसे पहले ग्रुप को लेंगे। किसको लेंगे, सबसे पहले ग्रुप। सर ग्रुप उसमें जो होता है ना, एक तो होता नहीं है, 10 होता है। तो सोच समझ के बोलिए, ग्रुप ले रहे हैं पीरियड, अच्छा पीरियड ले रहे हैं तो हम 4th पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4th पीरियड में कौन आता है, सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इतने लोग आते हैं। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, ठीक है। अभी तक आप सही तरीके से नहीं बैठे हैं तो सही तरीके से बैठ जाइए और अच्छे से देखिए, पिक्चर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। मज़ा आने वाला पिक्चर में।
क्योंकि इसी पिक्चर को तो देखना था हमको, बेसब्री से इंतजार था कई सालों से। चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया है, क्या समझाया है, कि भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो सबकी तरह तो काम करता है, ऐसा नहीं कि सबकी तरह काम नहीं करेगा। यानी इसकी भी इच्छा है किसकी तरह बन जाने की, इनर्ट गैस की तरह बन जाने की, ठीक है ना। किसकी तरह बनना चाहता है ये, इनर्ट गैस की तरह ये भी बनना चाहेगा। बट इनर्ट गैस की तरह बनने में बहुत समस्या है, समझ में आ रहा है भाई। कौन नहीं चाहता इस दुनिया में कि वो सबसे आगे चला जाए, है ना। कौन नहीं चाहता कि उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा आ जाए, कौन नहीं चाहता कि सबसे सुखी इंसान वो बन जाए। लेकिन हमेशा ये सब पॉसिबल तो है नहीं। इच्छाएं सबकी हैं, चाहत भी सबकी वही है, स्टेबिलिटी भी सबकी वही है। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, हमेशा ही आप देखेंगे कि जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आया समझ में, इतनी समस्याएं क्रिएट होती हैं कि हम उन कठिनाइयों से हार के जहाँ पे हैं वहीं पे अपने आप को क्या मान लेंगे, स्टेबल। डी ब्लॉक के साथ ऐसा ही होता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ। तो कठिनाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं जीवन में कि आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उससे पहले ही हार मान लेता और वहीं पे क्या मान लेता अपने आप को, स्टेबल, ठीक है ना। यही हाल है डी ब्लॉक के साथ। हंसी बेचारे के हालात पे आती है क्योंकि बाकी सभी सुखी हैं, बाकी सभी उस शोहरत को पा लेते हैं, लेकिन ये डी ब्लॉक ऐसे हैं कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो बेचारे बड़े कठिनाइयों के साथ ये एक सफ़र पे रुक जाते हैं, ठीक है। अब सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, तो ये मान लेते हैं कि देखो अगर मंजिल मिल गई तो ठीक, दैट मीन्स इनर्ट गैस की तरह बन गए तो ठीक। अगर नहीं इनर्ट गैस बन पाए तो जिस एरिया में है, जैसे हमारी चाहत है कि हम भी क्या बन जाए, इस देश के सबसे पहले नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन जाए। सोचते हैं हम, ऐसे फील करते हैं, ऐसे एज्यूम करते हैं, मेरी चाहत नहीं है ऐसे, जैसे होता है ना कि हम भी इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाए। प्रयास किया मैंने कि मैं कैसा बन जाऊं, इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाऊं, बट नहीं बन पाया, है ना, नहीं बन पाया। तो मुझे लग रहा है कि देखो मेरा सपना वहाँ तक है, मैं स्टेबल वहाँ पे आके होऊंगा, लेकिन मैं अगर वहाँ तक स्टेबल नहीं हो पाया तो मैं जिस एरिया में हूँ, जिस गांव में हूँ, अगर मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर बन गया तो उसी में खुश हो जाऊँगा। ऐसे डी ब्लॉक वाले ऐसे ही करते हैं। डी ब्लॉक वालों की समस्या ये है, स्टेबिलिटी का फंडा यही है, ठीक है। बनना तो ये भी इनर्ट गैस चाहते हैं और बनते भी हैं बेचारे, आया समझे। स्टेबिलिटी फंडा समझ लीजिएगा, बनते भी हैं बेचारे क्या, इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान, ठीक है ना। इनर्ट गैस बनते भी हैं, बट इतनी कठिनाइयाँ होती हैं कि उससे पहले कई बार अपने आप को स्टेबल मान चुके होते हैं। दैट मीन्स अगर इनका ऑर्बिटल इस तरीके से आप लोग अगर बैठेंगे सोचेंगे तो कहाँ से हम बढ़ाएंगे। और डी ब्लॉक मतलब सॉरी डी सब सेल का जो ऑर्बिटल है, अगर इनका फुलफिल हो जाता है तो वहीं पे मान लेते हैं स्टेबल। यानी अगर इनका खुद का ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो गया, ठीक है, तो खत्म, स्टेबल है हम। अगर वहां तक भी नहीं पहुंच पाए तो अपने घर में हम सबसे अमीर इंसान बन के रह जाते हैं। दैट मीन्स हाफ फील्ड, आई बस समझे, हाफ फील्ड पे भी अपने आप को क्या मान लेते हैं, स्टेबल। समझ में आ रहा है। तो बेचारे स्टेबिलिटी का फंडा ये है, ठीक है। अगर हम बात करें स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम का कितना होता है, 21 होता है। अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम किसकी तरह बनना चाहेगा, तो नॉर्मली इच्छा तो सबकी वही होगी। कौन बोला, स्कैंडियम 21 होता है ना। अगर देखा जाए तो इनर्ट गैस की तरह बनना चाहेगा। इसके नज़दीकी इनर्ट गैस कौन है, 18 पे सर आर्गन है, ये भी आर्गन की तरह बनना चाहेगा, हाँ या ना, बनता भी है। स्कैंडियम इस डी ब्लॉक का अगर देखा जाए तो ऐसा एलिमेंट है जो पहले ही बार में सबसे अमीर इंसान बन जाता है। दैट मीन्स इसका अगर देखा जाए कितना होता है, +3, ठीक है ना। लेकिन जो कहानी है वो यहीं से स्टार्ट होती है, लेकिन यहीं पे ख़त्म भी नज़र आती है। बाकी भी बनेंगे, लेकिन उनको आप देख के चकित रहेंगे कि एक्चुअल में बने कि नहीं बने। समझ में आ रहा है। जैसे टाइटेनियम का 4 पे होता है ना, 4 बनाता है
ऐसा नहीं 4 बनाता है, यानी +4 इसके ऊपर भी चार्ज आता है। देखो मेटल है इसलिए मैं सब +4 लिखूंगा, +4 आता है, लेकिन उसके पहले +3 पे भी स्टेबल अपने आप को दिखा रहा होता है, +2 पे भी स्टेबल दिखा रहा होता है। समझ में आ रहा है? ये 22 पे है ना, 4 कम कर देगा तो 18 आर्गन बन जाएगा। ऐसे वैनेडियम का देखो, ये 5 कम कर देता है, यानी 5 निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, ये आर्गन बन जाएगा। बन जाएगा, करता भी है ये, +5 दिखाता है ये, लेकिन ये +4 पे भी स्टेबल है, +3 पे भी स्टेबल है, +2 पे भी स्टेबल है। समझ में आ रहा है? +2 पे भी स्टेबल, +3 पे, +4 पे, +5 पे भी स्टेबल है। +5 तो इसका मेन है ना, यहाँ पे तो 100% इनर्ट गैस बन गया। हाँ, हमको भी दिख रहा है कि यार ये स्टेबल है, यहीं पे स्टेबल है, लेकिन उसके पहले भी ये स्टेबल है, यहाँ भी स्टेबल है। कारण समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे आओ क्रोमियम के केस में। क्रोमियम कितने पे होगा भाई? 6 पे। क्रोमियम कितने पे स्टेबल होगा? 6 अगर डोनेट कर दे, 24 पे है ना, 6 कम कर देगा, 18 आर्गन बना देगा। देखो इधर तो रास्ता बहुत दूर है, हाँ है ना? यहाँ से अगर हम इनर्ट गैस पकड़ने जाएंगे अगला, तब तो बहुत आगे है ना। 6 तो वैसे ही पी ब्लॉक के रास्ते में नजर आ रहे हैं, जो रेस में लगे हुए हैं, और इनके आगे खुद आगे लगे हुए हैं। तो 6 इधर और है, तो 6 6 12 को पीछे करना पड़ेगा, और इधर कितने को पीछे कर देते हैं? 6 को। तो इधर पे ही काम करेंगे ना अभी ये सब। तो मेनली होता भी यही है। क्रोमियम यहाँ पे क्या करेगा? 6 पे स्टेबल हो जाएगा, लेकिन फिर वही कहानी, +2 पे भी स्टेबल है, +3 पे भी स्टेबल है, +4 पे भी स्टेबल है, +5 पे भी स्टेबल है। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो ये क्रोमियम के साथ खेल हो रहा होता है। क्रोमियम ऐसे दिखा रहा होगा, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर है। मैग्नीज पे चले जाइए, तो मैग्नीज कितने पे स्टेबल होगा? +7 पे, लेकिन +6 पे भी दिखाएगा, +5 पे भी, +4 पे भी, +3 पे भी, +2 पे भी। समझ में आया? ये खेल है डी ब्लॉक के साथ। समझ में आ रहा? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैंने, ठीक है? अब ऐसे ही जब हम आयरन पे जाते हैं, आयरन, तो देखो यार आयरन की कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे ये 25 तक तो ठीक है, सब कहानी सीधा सीधा चल रहा था, ये +3 +4 +5 +6 +7 सब सही है ना, कोई टेंशन है नहीं। लेकिन जब हम 26 पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमको आयरन मिलता है, यहाँ से देखा जाए तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है इधर से, तो ये किसकी तरह बन जाएगा? आर्गन की तरह, हाँ है ना? आर्गन की तरह बन जाएगा और स्टेबल मान लिया जाएगा। लेकिन मजाक है, हल हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देंगे। समझ पा रहे हैं कुछ? यहाँ तक वैसे भी अधिक हो चुका था, इलेक्ट्रॉन के साथ वैसे ही खेल खेल लिया हमने। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ खेल खेलना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? टफ। अब यहाँ से चीज़ें क्रिटिकल होंगी। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद क्या होता है? चीज़ें चेंज होती हैं। चीज़ें चेंज क्या होती है कि ये +2 पे दिखाएगा, +3 पे भी दिखाएगा, +4 पे भी दिखाएगा, 5 पे नहीं दिखाता है, डायरेक्ट +6 पे दिखाता है। 8 वेट पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है इसकी, 8 पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मेन आपको जो नजर आएगा एक तो +2 एक +3, ठीक है? ये हाईली स्टेबल यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ ना, समझ लिए रामबाण है पूरे डी ब्लॉक का। ऐसा भी नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए तो याद करने जैसा कुछ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, सब अपने आप याद हो जाएगा, है ना? बस एक बार आप देखे रहे तब इस क्लास को, ठीक? तो असल क्लास लंबी जानबूझ के हो रही है, रेखा के मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें कनेक्ट हो जाए। मैं सामने से पढ़ा दूंगा तो एक बार खत्म, हाँ या ना? अगर मान लीजिए एक ट्रेन है जो एकदम स्लो मोशन में जा रही है, ठीक है? तो उस कंडीशन में उस ट्रेन के कितने डब्बे हैं गिन सकते हैं? उस ट्रेन में कौन सा यात्री किस एक्शन में है ये देख सकते हैं, हाँ या ना? अंदर क्या चल रहा है ये भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप उसके लोको पायलट तक को भी देख सकते हैं, मतलब जो ड्राइवर है। समझ में आ रहा है? और उसके साथ साथ आप चाहें तो आप ट्रेन के साथ दौड़ भी सकते हैं, हाँ या ना? और हाँ बिल्कुल, और आप ट्रेन पे चढ़ के फिर चाहे तो जा भी सकते हैं, और उधर के यात्री चाहे तो उतर भी सकते हैं। फायदा है ना? वो टोटली ऑब्जर्व ट्रेन है, फुल्ली ऑब्जर्व कर सकते हैं उस ट्रेन को। और एक ट्रेन बुलेट ट्रेन है, सन से आई चली गई, क्या डिब्बा था गिन ही नहीं पाए, ओकर नंबर कौन था वो नहीं गिन पाए, कौन सी कंपनी थी वो नहीं गिन पाए,
ड्राइवर था कि नहीं था वो भी गिन नहीं पाए, कुछ पता ही नहीं चला, बस चला गया। और नहीं तो उस दौरान हमको खुद को बचाना पड़ा, यानी हम खुद को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाए, गलियां बगलियां तक के ऑब्जर्व नहीं कर पाए। और ऐसा हो सकता है कि उस समय हमारा फोन तक कोनो चुरा के लेके चला गया, वो भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो सन से निकल जाने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? गुड। अब आगे देखेंगे हम लोग 27वें नंबर पे कोबाल्ट आता है, ठीक है। 27 नंबर पे कौन है? कोबाल्ट। अगर हम इसकी बात करें तो कोबाल्ट कैसा होगा? तो कोबाल्ट ऐसा होगा कि +2 पे स्टेबिलिटी है, +3 पे स्टेबिलिटी है, +4 पे स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। बस इतने तक मैंने बोला ना। अब निकालना कठिन हो रहा है, अब इतना आसान नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर ऐसे जस्ट इसके बगल में निकिल है, ये भी +2 पे, +3 पे, +4 पे है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बड़े अच्छे से देखते जाना। अब यहाँ पे कहानी ट्विस्ट लेगी, यहाँ पे कहानी में क्या आएगा? ट्विस्ट। ये पहली बार आएगा जो +1 दिखाएगा। +1 को दिखाइए नहीं किया, ध्यान से देखिए, +1 कोई नहीं दिखाया है। कॉपर पहला ऐसे एलिमेंट है जो +1 दिखा रहा है डी ब्लॉक का। मजा आ रहा है, देखिए नई नई चीजें देखने के लिए मिले हैं डी ब्लॉक में। ऑक्सीडेशन नंबर कितना सस्पेंसियस है, +1 दिखा रहा है। फिर उसके बाद +2 दिखाएगा, समझ में आ रहा है। और जिंक +2, बस। तो पहले ने केवल 1 दिखाया और आखिरी ने भी केवल 1 दिखाया है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अच्छे तरीके से इज्जतदार अगर इसमें कोई है और सही मायने में अमीर आदमी जो बना है वो स्कैंडियम है। बाकी सब तो हमको लग रहा है फ्रॉड किए हैं। यस और नो? क्लियर है? ये सब शेयर मार्केट वाले हमको नजर आ रहे हैं। पहले +2 पे दिखा रहे थे कि स्टेबल है, फिर जितना पैसा कमाए इन्वेस्ट कर दिए, फिर आ गया पैसा तो फिर +3 पे स्टेबिलिटी दिखा दिए, फिर +4, फिर वो जो पैसा आया फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, किस्मत तगड़ी थी, फिर +4 पे आ गया। लेकिन ये बेचारा लग रहा है कि मेहनत करके बना है। अब क्लियरली आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको टफ नहीं नजर आनी चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो याद हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की कहानी देखिए। आयरन, कोबाल्ट, निकिल सब दिखा रहा है ये +2 +3 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +4, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कॉपर के अंदर +1 +2 और जिंक के अंदर +2। स्कैंडियम को अगर देखिए छोड़ दिया जाए, व्हाट नहीं, आयरन में 6 है, मतलब मैं एक कॉम्बिनेशन बैठाना चाह रहा हूँ बस। आयरन में है +6, ठीक है। मेनली यहाँ पे देखिएगा, अगर हम एक बात ये करें तो सबके पास +2 है, केवल स्कैंडियम को छोड़ के, ठीक है। स्कैंडियम को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। स्कैंडियम अपने आप में अलग है, ठीक है। स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सब के सब +2 दिखा रहे हैं। लगभग सभी लोग +3 दिखा रहे हैं, लेकिन कॉपर जिंक नहीं दिखा रहा है। +3 स्कैंडियम दिखा रहा है, लेकिन मैंने बोला इसको हटा दो, अभी ये अलग है। इसका इनके साथ मतलब इसको इसके साथ मत जोड़िए, ठीक है। फिलहाल में देखिएगा ये +3 +4 +5 +6, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से उठेगा +7 से +6 और धड़ाम से कहाँ पहुँच जाएगा +4 +4। तो ये आपको याद हो जाएगा, फेकोनी, फेंकना नहीं है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट सीधे सीधे है सब। फेकोनी +2 +3 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +4, बस इसमें 6 फेंक दीजिएगा फे वाले में, यानी आयरन वाले में। क्लियर है? कॉपर वाले में +1 +2 और जिंक का +2। हमको लग रहा है याद हो गया होगा, याद हो गया। पहले याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर याद हो गया तो हम आगे बढ़ाएं। बोलिए, जल्दी याद हो गया? चलिए एक बार हम इसको मिटाएंगे, फिर एक बार रैंडमली लिखेंगे, ताकि देखें हम लोग का माइंड कितना काम कर रहा है, यानी माइंड ने कितना ऑब्जर्व किया। देख रहे हैं, जब तक मिटाएंगे तब तक हमारे माइंड से मिट जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। इसका +3 होता है, इसका +2 +3, ठीक है, +3 +4 होता है, ठीक है, +4 होता है। इधर आएंगे तो +2 +3 +4 +5 होगा। इधर आएंगे +2 +3 +4 +5 +6 होगा 6। यहाँ पे आएंगे +2 +3 +4 +5 +6 +7 होगा। यहाँ पे आएंगे फिर +2 +3 +4, ठीक है, +2 +3 +4 और यहाँ पे डायरेक्ट +6। फिर यहाँ पे +2 +3 +4 +2 +3 +4, ठीक है, और यहाँ पे +1 सबसे ऊपर चले जाइए +1 +2 और यहाँ पे +2, ठीक है। तो ये कहानी आती है। इस कहानी को देखने के बाद हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं
कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो एक्चुअल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल मतलब बहुत सारे, मल्टीपल हैं, यस और नो। तो मैं यहाँ पे इस बात को लिखूंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट shows वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कितने लोगों को ये मतलब क्या बोलते हैं, डाउट है? देखिए हमारे पास एक कमेंट भी आया था, एक वीडियो के नीचे जस्ट कमेंट भी किया गया मेनली कि ऐसा तो सभी लोग ऐसे करते हैं कि मेनली जितने भी एलिमेंट है वो सब कैसा बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं इनर्ट गैस की तरह, लेकिन आखिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा क्यों नहीं करते? तो मैंने आपको कारण बता दिया। देखिए अगर आप सीधा सीधा फील करिए, मेनली जैसे टाइटेनियम में ये भी आप कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा फील करिए यार, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना, 5 इलेक्ट्रॉन निकालना, 6 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? अब भाई अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है दैट मीन्स वो क्या चाहता है, अपनी एनर्जी को डाउन करना चाहता है। लेकिन एनर्जी को डाउन करने के लिए भाई अंदर भी तो एनर्जी है। अगर मैं ज़्यादा ही अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने लगा तो फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप आ जाएगा, जिससे हम स्टेबल करने के चक्कर में एलिमेंट को अनस्टेबल कर देंगे। अब आप यहाँ पे आइए, आयरन के पास पहुंचेंगे तो आयरन को कितना निकालना पड़ जाएगा? तो 5 2 7 7 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ जाएगा, तब जाके वो 18 आर्गन की तरह बनेगा। समझ में? अब 7 इलेक्ट्रॉन निकालना एक सेल से, सेल तो एक ही है ना, अभी एक सेल से आप 7 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सोचो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी का समस्या कितना बड़ा तगड़ा उत्पन्न होगा, है समझ में? वो स्टेबल होने की जगह पे अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। ले तो सकते नहीं है भाई, मेटल है ना, पैदा होते ही उनको श्राप मिल चुका है कि उनको देना ही है, ले नहीं सकते। समझ में आ रहा? तो पहले ही जब श्रापित है तो बेचारे अगर देंगे तो इतना कैसे दे सकते हैं। इसीलिए वो इतने में काम करते हैं कि या तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मतलब फुल्ली फिल्ड रहेंगे या तो हाफ फिल्ड रहेंगे। क्लियर है? या इनर्ट गैस बाई किस्मत बन गए तो बन गए, अदरवाइज इतने में इनको अपने आप को स्टेबल मानना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेंगे तो एनर्जी का बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी स्टेबल होने की जगह पे अनस्टेबल हो जाएंगे, तो उनको मानना पड़ेगा ये कंडीशन। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा सॉरी, आयरन का 26 होता है, हाँ तो 8 देना पड़ेगा। इतना कॉमन सेंस आप लोग लगा ले होंगे, गलती में गलती हो गया। ठीक है, तो 26, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे 26 8, तो 8 मतलब कम थोड़ी ना होता है, 7 से एक ज़्यादा होता है, और समस्या क्रिएट हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए अब मेनली अगर स्टेबिलिटी की बात करें जाए, मतलब ज़्यादातर ये लोग रहते किस फॉर्म में, तो इधर वाले तो ऐसे ही हैं, ये +3 दिखा रहा होगा, +4 दिखा रहा होगा, ठीक है, ये +5 दिखा रहा होगा, ये +6 दिखा रहा होगा, ये +7 दिखा रहा होगा। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, आयरन जो है +2 और +3 दिखा रहा होगा, +4 रेयर चांसेस में दिखा रहा होगा। ये +2 और +3 में भी ज़्यादा स्टेबल किस में होगा? +3 में होता है, +2 में भी स्टेबल नहीं होता है, +3 में वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल मानता है। क्यों और कैसे, ये सब आपको पता चल जाएगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ, ये सब कंडीशंस यहाँ पे पकड़िएगा। देखिए आप जो भी ये लिखे हुए हैं देख लीजिए, इनर्ट गैस बन जाता है तो ठीक है, मैं पुनः बोल रहा हूँ, इनर्ट गैस बन जाता है तो ठीक है। अगर वो फुल्ली फिल्ड भी अपने आप को शो कर रहा है डी ब्लॉक का एलिमेंट, तो वो अपने आप को उतने में क्या मान लेगा? स्टेबल। और अगर हाफ फील्ड शो कर रहा है तो भी वो मान लेगा। अगर नहीं फुल्ली फील्ड बन पा रहा है तो हाफ फील्ड पे अपने आप को स्टेबल मान लेगा। सेम कहानी को मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर आपको आयरन मिलेगा तो आयरन आपको ऐसे भी मिलेगा, Fe+2 में भी और Fe+3 में भी। चलो यहाँ पे ही खत्म कर लेते हैं कहानी। कैसे? जैसे ये क्या है, 28 है, सॉरी क्या है, 26 है। अब ध्यान से देखिएगा, आयरन की कहानी चल रही है। मेनली होगा क्या? मेनली होगा ये कि 4s2 रहा होगा और 3d कितना रहा होगा बताइए? 3d कितना रहा होगा? यहाँ पे 6 आया होगा, आया ना? 3d 6 आया होगा, नहीं सर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑलरेडी क्या हो गए हैं, जा चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो इसका मतलब क्या होगा? 3d 4, कैसा नो? 3d 4। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखना 4s2 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 3d 3 होगा। यही तो होगा। दिख रहा है क्या हो रहा है? जो मैं लिखा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक। तो 3d 4 3d 3। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इसमें। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 4s0 और 3d 5। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो जाएगा?
देखना ध्यान से, 4s1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d5। अब तुमसे मैं पूछूं ये वाला स्टेबल ज़्यादा है कि वो वाला स्टेबल ज़्यादा है? 4s1 3d5 कि 4s0 3d5? नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल है। रीज़न, एस में है ही नहीं भाई, यहाँ पे एक है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा ही है सिंगल बन के, यहाँ पे उसका पूरा ले लिया गया है, यहाँ पे अब हाफ हो गया। ये देखो हाफ यहाँ भी बन रहा है, हाफ यहाँ भी बन रहा है, बट 4s1 तो ये अकेले में बना लिया ना, अब ये भी क्या बना लिया अपना, हाफ बना लिया, और s हाफ बना रहा है, समझ पा रहे हो? s हाफ बना रहा है, कितनी समस्या है। मजाक वाली बात है ना कि s ऑर्बिटल भी हाफ बना रहा है। अब इतने बुरे दिन थोड़ी ना आएंगे, एक केट ऑर्बिटल होता है, ओमन 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है हाफ बना रहा है, अब यस ऑर्बिटल हाफ बना रहा है, समझ पा रहे हैं? तो वो समस्या क्रिएट करेगा क्या, एक तो अनपेयर्ड है ना, तो अनपेयर्ड है तो वो उसको अनस्टेबल बनाएगा, वो चकचकाएगा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे, आएगा समझ में? एस 1 इलेक्ट्रॉन यस हाफ बना रहा है, समझ पा रहे हैं? एस हाफ मतलब हाँ, तो इसीलिए S1 से ज़्यादा बेटर एक को मत रखो, उसके अंदर रखो तो 2 रखो, एक चकचकाएंगे सब, आया समझ में? तो इससे बेहतर है कि इस पे आते हैं। ये बहुत कॉमन सेंस पे मैंने बात की, कुछ भी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लगाया, नॉर्मल बात की है मैंने, है ना? तो F+3 इज मोर स्टेबल देन F+2। अभी आगे और भी रीज़न बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में कॉमन सेंस पे मैं किया हूँ, ठीक है? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे एक्सीडेशन अपना स्टेट शो करते हैं, ठीक है? जिंक की बात करोगे तो जिंक अपना +2 दिखाएगा, कॉपर आपको ज़्यादातर +2 दिखाता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना? ये देखो स्टेबिलिटी का केस है, कब +1 में स्टेबल भी है, +2 में भी स्टेबल है। अब वहाँ पे कंपेरिजन होगा कौन से में ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा नहीं कि आयरन +2 के साथ नहीं आएगा, आयरन +2 के साथ भी आता है, और आयरन +3 के साथ भी आता है। आयरन +2 के साथ कहाँ मिलता है आपको मैंने बताया हुआ है, अगर कितने लोगों को पता होगा, अगर जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ी होगी, मेनली हीमोग्लोबिन की बात हुई होगी, और हीमोग्लोबिन में मैंने बताया हुआ है कि आयरन आता है, वो आयरन किस फॉर्म में रहता है, तो फेरस के फॉर्म में रहता है। यस और नो? +2 चार्ज तो फेरस बोलेंगे, +3 चार्ज तो फेरिक बोलेंगे। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है वो एक्चुअल में Fe+2 के फॉर्म में होता है, आयो समझ, यानी फेरस के फॉर्म में होता है। क्लियर है? याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन मोर स्टेबिलिटी के केस में मतलब इसमें कौन स्टेबल है, तो ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, कारण समझ लीजिएगा। ऐसे +1 +2 में स्टेबल कौन है, दोनों स्टेबल है, लेकिन दोनों में से एक ज़्यादा स्टेबल होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। यहाँ पे सब स्टेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल ये कहाँ पे रहेगा, अरे +2 पे भी स्टेबल है, +3 पे, लेकिन +4 पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्लियर है? देखिए जितना जान हो सकता है इसमें डाल दो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। अगर इसको फील कर लिया तो गेम को खत्म, ठीक है? ऐसे इन सब में क्या होगा, सब पे स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है ना? आई होप आप पूरा समझ पा रहे होंगे, ठीक है? निकिल की कहानी देखेंगे तो निकिल आपको ज़्यादातर कैसा मिलेगा, +2 के फॉर्म में। जो मैं गोला मार रहा हूँ उसको ध्यान रखो, +2 पे ज़्यादा स्टेबल आपको नजर आएगा, ठीक है? +2 पे ज़्यादा क्यों ज़्यादा स्टेबल आएगा, वही केस होगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड का, ठीक है ना? अच्छा, उसके साथ साथ फिर Mn पे चले जाओ। Mn आपको कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल नजर आएगा, +2। यार देखो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जितने लोग हैं ये ज़्यादा आपको +2 पे ही स्टेबल नजर आएंगे। किस पे नजर आएंगे, +2 पे, ठीक है? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरा का पूरा खेल, ठीक है? किसका खेल समझे आप लोग ये बताइए, 3D सीरीज का। चलिए कोबाल्ट का बताइए, कोबाल्ट किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, कोबाल्ट के कितने केस है, +2 +3। आप +2 पे भी देख सकते हो इसको, +3 पे भी देख सकते हो, ठीक है ना? कोबाल्ट का +2 वाला भी आएगा, +3 वाला भी आएगा, ठीक है? याद रखेंगे, बाकी आप समझ चुके होंगे। तो अब इसीलिए मैं इस कहानी को यहीं पे ब्रेक करूँगा। ब्रेक करने के बाद मैं अब अगले पीरियड में जाऊँगा, लेकिन अगले पीरियड में कहानी को मैं जब बताऊँगा आपको तो बहुत नॉर्मल लेवल पे। अब ये नहीं कि अब इसमें इतना पूरा का पूरा हम फिर चार्ट बनाएंगे, क्योंकि अभी अब मैं आपको यहाँ पे से क्लियर बता दूँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर हम किसी का यूज करते हैं तो वह 4th पीरियड, 5th पीरियड में तो भाई हम केवल देखने के लिए रखे हैं, यूज बहुत कम करते हैं। चलो 5th में कर भी लिए, 6th में तो हम गलती से नहीं जाते हैं, चलो ठीक है भूल के पहुंच भी गए, तो 7th तो हमने देखा ही नहीं है कहाँ है। समझ में आ रहा है? पीरियोडिक टेबल के अंदर उन एलिमेंट्स को नहीं रखा गया आज तक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 7th पीरियड के एलिमेंट्स को आज भी नीचे के देखेंगे पूरा खाली, यू 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 यू, समझ पा रहे हैं?
फलाना ढिकाना कुछ लिख दिया सब। वो तो हमारी मतलब अच्छाई है कि हम लोगों ने खोज के लाया, लेकिन आज भी रिसर्चेस चल रही हैं उसके ऊपर, है बस समझ में। यानी अभी भी वो क्या है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो, डेवलप नहीं हुए। क्लियर है, अंडर डेवलपमेंट है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मेनली हमको फोर्थ पीरियड को पकड़ना है, फोर्थ पीरियड के ऑक्सीडेशन नंबर को देख लेना है, फोर्थ पीरियड के अराउंड। जैसे ये फोर्थ पीरियड चल रहा है वैसे फिफ्थ पीरियड की भी कहानी चलेगी, क्योंकि आपको पता है ये ग्रुप के अंदर सेम कहानी चल रही है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा फर्स्ट ग्रुप था तो सब पे प्लस चार्ज था, मतलब पहले वाले पे प्लस चार्ज था तो सब पे प्लस चार्ज है ना। देखिए यू है क्या इसमें, नहीं बहुत नहीं है। पी ब्लॉक वाले में तो है, पी वाले में तो एकदम है। देखिए ऐसे आपको मिलेगा, देख रहे हैं निचवा आई, ठीक है। ये आपको यू जी ऐसे करके दे दिया है, ठीक है। फिर भी हम खोज के लेके आए थे, है ना। और ऐसा नहीं कि आज भी इनके नाम आ चुके हैं, बट अभी भी अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, ये अंडर डिस्कवरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कवरी चैनल पे जिस दिन दिखा दिए जाएंगे उस दिन से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अच्छे से। अभी ये अपने आप में इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इसलिए हम उनको टच ही नहीं करते हैं। क्लियर है। अब मैं जो बता रहा था कि देखिए हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है तो उसके ग्रुप के अंदर जितने लोग आए हैं सब पे +1 चार्ज था। वैसे ही अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम है तो स्कैंडियम पे +3 चार्ज है तो उसके अंदर जितने लोग आएंगे सब पे +3 चार्ज मिलेगा। सही में आ रहा है। चलो ठीक है, इसका तो ठीक है, इस पर थोड़ा सा देखा जाए। टाइटेनियम +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, +4 चार्ज। इसके नीचे वाले कौन सा चार्ज लगाएंगे? 2 3 4। इसके वाले कौन सा लगाएंगे? 2 3 4 5। समझ पा रहा है, खेल है ये डी ब्लॉक में। तो इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमको जब पढ़ाया जाता है तो मेनली यहीं पे कहानी को क्या कर दिया जाता है, एनसीईआरटी कहते हैं बेटा इतना समझ लो अगर तुम तो बहुत है। समझ में आ रहा है। इसके आगे की कहानी को बस तुम ऑब्जर्व करो, चल कैसे रही होंगी चीज़ें। बहुत ज़्यादा टेबल ओबल के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा। वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा रिघा के पढ़ा दिया आज के वीडियो में, तो बहुत लंबा जा चुका है। मैं पहले मिटाऊंगा, अब मैं नेक्स्ट वाले पीरियड के अंदर जो भी कहानी या जो भी समस्याएं क्रिएट हो रही है अब उन पर बात करूँगा, ठीक है। तो अभी आगे के जितने भी हैं 5-10 मिनट वो बड़े अच्छे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं फुल स्पीड से पढ़ाऊँगा, टेंशन ना लें। चलिए मात्र 3 बातें हैं, 3 बातों को देखेंगे, काम खत्म। सबसे पहले क्रोमियम। क्रोमियम स्टेबल कितने पे होता है मेनली? तो क्रोमियम +6 पे स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। देखो मैं इसको बताना नहीं चाहिए, मेनली ये +6 पे स्टेबल है, ठीक है। जैसे कैसे स्टेबल है, जैसे क्रोमियम का 24 होता है तो क्या होगा 1 इसका लास्ट में जाओगे तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे। दैट मीन्स 4s पे 0, 3d पे 0, और क्या बन जाएगा ये ऑर्गन। नहीं समझे सर? ठीक है कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। जैसे समझो क्रोमियम का अगर हम निकालें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 होगा, फिर 3p6, 4s2, 3d6, 3d6 आएगा नहीं 3d4 आएगा, 3d4 आएगा, ठीक है। मेनली ये होता है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो 24 है, क्रोमियम है, इसका पूरा ये हो रहा है, हमको इससे लेना देना नहीं है। अच्छा ये है किसका? तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए आप इनर्ट गैस के बराबर पहले लिख दो। तो मेनली ये किसका है? ऑर्गन का है। अब ये बेचारा क्रोमियम भी चाहेगा कि हम इसकी तरह मतलब इस पूरे को हटा दें, बस इतना ही रखें, है ना। तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। +6 का मतलब क्या है? क्रोमियम +6 का मतलब क्या है? ये अपने आखिरी के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखा इसने कि यहाँ तक तो ऑर्गन हो जा रहा है। दैट मीन्स इसको हटाओ। क्यों? क्योंकि 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को हटा दूंगा ऑर्गन बन जाऊंगा। बस ये यही करता है। 4s2 है तो 4s0 बना लेगा, यहाँ से 2 दे देगा और 4 यहाँ से, तो 3d0 बन गया ऑर्गन। स्टेबल है कि नहीं है? लेकिन इसके साथ साथ मान लो ये तो है, लेकिन मैंने बोला ना कि ये पाना इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्रोमियम आपको +3 चार्जेस के साथ नजर भी आएगा। अब +3 के साथ, और क्रोमियम +3 पे भी ये क्या होगा? स्टेबल होगा। अब ये थोड़ा सा 1 पॉइंट अप है, 1 पॉइंट अप, इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा। क्रोमियम +3 पे भी स्टेबल है। क्यों? थोड़ा देखिएगा। क्रोमियम +3 पे मैं जाऊंगा तो अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मिल चुका है। दैट मीन्स +3 +6 मतलब ये 6 के 6 निकल गए, +3 मतलब यहाँ से मात्र 3 गए हैं। तो सबसे पहले कौन जाएंगे? ये दोनों चले जाएंगे, यानी क्या बन जाएगा? 4s0, और एक यहाँ से चला जाएगा, यानी क्या बन गया? 3d3। अब मैं अगर इसके ऑर्बिटल को देखूं तो इसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी के अंदर 5, 1 2 1 2, और यहाँ पे देखिएगा 1 2 3
4 और 5, 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। ओके, अगर मैं स्थिति दर्शाऊँ इन तीनों इलेक्ट्रॉनों की तो ऐसी कुछ होगी कि नहीं होगी? ठीक है, और इस कंडीशन में क्या है, स्टेबल है। अब जब मैं इसको देखूंगा, यानी यहाँ पे एक बार देखूंगा, फिर मैं अपने आप को देखूंगा, फिर मैं यहाँ पे देखूंगा, फिर मैं अपने आप को देखूंगा, और फिर मैं सोचूंगा चल क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, ना ये हाफ फील्ड शो कर रहा है, ना ही फुल्ली फील्ड शो कर रहा है, ना ही इनर्ट गैस की तरह शो कर रहा है अपने आप को, फिर भी स्टेबल है। हाउ दैट इज पॉसिबल? ठीक है, तो हम मन बनाएंगे केस करने का, लेकिन ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री फिर एक ऐसी चीज लेके आके रख देगी कि जो आपने सोची भी ना होगी। समझ में आ रहा है? अब वो क्या है वो समझिएगा। मेरी केमिस्ट्री कहती है बेटा तुम लोग ठीक है, तुम लोग की बातें सही है, तुम लोगों ने बोला क्या बोला कि यहाँ पे अनस्टेबल होना चाहिए, किस रूल से तुम कर रहे हो ऐसा? तो केमिस्ट्री कहती है एक्चुअल में ऑर्बिटल की कहानी है यहाँ पे। अब आप कहेंगे कैसे, तो हम बताते हैं। मेनली हर ऑर्बिटल का अपना एक एक्सिस है, डी एक्स वाई, सॉरी नाम है, इसको डी एक्स वाई बोलते हैं, इसको डी वाई जेड बोलते हैं, इसको डी जेड एक्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? इन तीनों को हम जानते हैं, ये तीनों एक साथ रहते हैं, और इन तीनों को हम जानते हैं ये दोनों एक साथ रहते हैं। कैसे कैसे कैसे? इन तीनों का शेप देखोगे तो जो ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं, बिटवीन वाले होते हैं, यानी जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सिस के बीच में लाई कर रहे होते हैं, ना कि एक्सिस पे। दैट मीन्स ये क्या है, बिटवीन एक्सिस वाले हैं। सर नहीं समझे, कई लोग पहली बार क्लास कर रहे होंगे, तब तो हवा भी नहीं लग रहा होगा, फिर भी हवा लगा देते हैं थोड़ा बहुत पंखा लगा के। मेनली ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, सॉरी ये वाई एक्सिस होता है, रख सकते हैं हमारा मन, हम यहाँ पे एक्स रख सकते हैं, यहाँ पे वाई रख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई मतलब हमको क्या करना है, एक तो एक्स में रखना है और एक कहाँ रखना है, वाई में। समझ में आ रहा है? तो एक्स वाई में दोनों में रहेगा, बीच में कोई भी एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? और ये जो मैंने लिखा ना ऐसे नहीं रहेगा, हल्का सा टेढ़ा रहेगा, ऐसे समझो, ऐसे समझो। मान लो हम लोगों ने पढ़ा अपने जीवन काल में, मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है बता सकते हैं? ये पॉइंट एक्चुअल में एक्स और वाई के बीच में है, आया ना? अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे होता तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ पे है तो दैट मीन्स एक्स और वाई के बीच में है। ऐसे ही इन ऑर्बिटल का भी केस है। ऑर्बिटल कहाँ है? ऑर्बिटल एक्चुअल में एक्स और वाई के बीच में है। मैं चाहूँगा आपको दिखाना, ठीक है ना? तो मेनली ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। जो हमारा क्या है, ये ऑर्बिटल है, वो हल्का सा क्या होगा, इसके बीच में हल्का सा टेढ़ा होगा। समझ में आ रहा है? यानी एक्स और वाई के बीचों बीच चल रहा होगा। और ऐसा ही वाई जेड वाला होगा, वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा। ऐसा ही जेड और एक्स वाला होगा, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में होगा, यानी बिटवीन वाले एक्सिस है ये, ठीक है। और ये क्या है, ऑन द एक्सिस वाले हैं। ये कैसे है, एक्सिस पे काम कर रहे होते हैं। कैसे काम कर रहे होते हैं, एक्सिस पे, मतलब ये कैसे, ऐसे। समझ आ रहा है? ये तो फूल बन गया, एक मिनट, ये बहुत खतरनाक बना था। हाँ पहली बार हमने बनाया भी था। ब्यूटीफुल बेटा, ठीक है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। ये भी अच्छा फूल बना है, लेकिन ये ऑर्बिटल है। ये क्या है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे ही डी जेड स्क्वायर वाला भी होगा, यानी ऑन द एक्सिस वाले हैं, यानी इनके ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ऑन द एक्सिस वाले हैं, ठीक है ना, ऑन द एक्सिस वाले हैं। अब समझिएगा कहानी पे को। पहला सपना क्या था, स्टेबल होना, यानी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना, ठीक है, यानी इनर्ट गैस बनना। नहीं बन पाए, अपने देश का सबसे या अपने गांव में सबसे बड़ा बनते हैं, यानी अपने गांव का सबसे बड़ा इंसान बनते हैं, सबसे अमीर इंसान बनते हैं। तो फुल्ली फिल ऑर्बिटल, यानी डी फुल्ली फिल्ड है। नहीं बन पाए, घर का अपने बनते हैं, ठीक है ना, सॉरी अपने मतलब टोले का बनते हैं, घर का मत बनाइए, गड़बड़ा जाएगा।
अपने टोले का, मतलब गांव के अंदर बहुत सारे टोले होते हैं, तो अपने टोले का सबसे अमीर इंसान बन गया। दैट मीन्स हाफ फिल्ड। अब वो नहीं बन पाए, समझ में आ रहा है? तो अपने घर का बनेंगे, समझ में आया? अब देखना क्या की कहानी रचा इसने कहा कि देखो ये अलग है, ये अलग है। डी ऑर्बिटल के अंदर भी कहानी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो बिटवीन एक्सिस वाले ऑर्बिटल, एक तो ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल है, ठीक है। और जो बिटवीन एक्सिस वाले ऑर्बिटल होते हैं ये कहाँ होते हैं? ऊपर लाई करते हैं। क्या होते हैं? ऊपर क्या करते हैं? ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। और ये जो ऑन द एक्सिस वाले हैं ये नीचे। थोड़ा ध्यान देंगे, ये बिटवीन वाले हैं, ये बिटवीन वाले हैं, और ये ऑन द एक्सिस। क्लियर है? अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि देखो भले ही ये पूरा का पूरा हाफ फील्ड नहीं है ना, लेकिन अगर हम बिटवीन वाले एक्सिस को देखा जाए तो बिटवीन वाला एक्सिस क्या है? हाफ फील्ड है कि नहीं है? यस और नो? बिटवीन एक्सिस मतलब बिटवीन वाले जो ऑर्बिटल, बिटवीन एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल है वो क्या है? हाफ फील्ड है। यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स क्या है? हाफ फील्ड है। आया समझ? और इस घटना को हम लोग बोलते हैं 2G इफेक्ट। मैं इफेक्ट बोलूँगा, मेनली इसका नाम भले कुछ हो, आप इसको याद रखिएगा, 2G इफेक्ट इसको बोलते हैं। आया समझे? तो क्रोमियम इस कारण से, क्योंकि इसका 2G इफेक्ट है, इसके पास 2G इफेक्ट है, दैट मीन्स इसके बिटवीन एक्सिस पे जो ऑर्बिटल है वो क्या है? हाफ फील्ड है। तो इस कारण जो क्रोमियम है हमारा क्या है? स्टेबल है। समझ में आया ना? क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहानी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही +2 वाला कहानी अगर रच रहा है तब +2 वाला भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे चल रहा होगा, ठीक है। तो यही सब है, इसमें कुछ भी ला के रख दो, मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये शुरुआत में पढ़ा दिया था हमको, तो यूज करवाएगा ही करवाएगा, केमिस्ट्री है ये। शुरुआत में पढ़ाया था ना एक दिन, आया ना? तो देखो कितनी छोटी बात थी, लेकिन देखो कितने बड़े लेवल पे लाके यूज किया गया है। ऑर्बिटल पढ़ाया गया था नॉर्मल लेवल, हमको लगा क्या है? बस शेप है, इट इज़ अ शेप। हम शेप जान जाएंगे, बस ये जाएंगे दूर दूर रहते हैं। हमें क्या पता था कि इसमें भी लफड़ा है, ऑन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। हमने तो बस नोट करके लिख दिया था बिटवीन एक्सिस, कौन फिर देखने जा रहा है? ये पता था, हाँ ठीक है, बीच में लाई करता है। सोचो, यहाँ से इफेक्ट प्रस्तुत किया गया है, यहाँ से बोला गया कि एक्चुअल में यहाँ से स्टेबल है। दैट इज द केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? कितना रोमांच है इसमें, मतलब हम बता ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहली कहानी खत्म। अब दूसरी कहानी पे आते हैं, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है? मिटाएंगे तब बताएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर पे हमारे पास Mn। तो Mn पे आप जानते हो 7 आता है ना। मेनली Mn का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका? तो इसका पहली बात तो एटॉमिक नंबर 25 होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, सॉरी 3d3 होगा, है ना? देखिए 18 5 कितना होगा? 25 कभी नहीं होगा, 5 यहाँ पे आएगा। हाँ? यहाँ से लेके 18 2 20 5 25, ठीक है ना। आयरन का 26 होता है, मैग्नीज का 25 होता है। सब सही है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक ये किसका है? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पूरा खेल यहाँ पे चल रहा होता है, ठीक है। मेनली हम अगर बात करें Mn+7 की, तो Mn+7 का मतलब क्यों आखिर ऐसा इसने किया? क्योंकि जानता है कि अगर हम 7 हटा देंगे यानी इन सबको हटा दें तो आर्गन बन जाएंगे, इसलिए किया इसने। क्लियर? ठीक है। तो ये इसलिए इसने क्या कर दिया? 0, ठीक है। मेनली क्या बचा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। क्लियर है? बीच बीच में आपको ट्रबल थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि बीच बीच में पॉज हो रहा है, बिकॉज कोई ना कोई कभी ना कभी मतलब मन कर रहा है, चला आ रहा है, समझ रहे? तो थोड़ी दिक्कत क्रिएट हो जा रही है, मजबूरन रोकना पड़ रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ कुछ कर रहे थे, फिर अचानक से ये क्या कहने लगे, तो बातें बदल कैसे जा रही है, तो प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि घरेलू कोचिंग है ना, तो दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो ये तो समझ में आ गया क्यों होगा, लेकिन एक्चुअल में ये हो गया तो अच्छी बात है, इस पर तो स्टेबल रहेगा ही रहेगा ये। इसके साथ साथ Mn+2 पे भी स्टेबल होता है। अब +2 पे ज़्यादा स्टेबल आपको नजर आए नहीं, इससे ज़्यादा स्टेबल नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेबल नजर आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। यानी यहाँ पे भी स्टेबल है,
यहाँ पे तो स्टेबल होने का 100% चांस नजर आ रहा है बिकॉज इनर्ट गैस बन गया। यहाँ पे क्यों होगा तो इसका कारण समझिएगा। यहाँ पे एक्चुअल में होगा, मैं लास्ट वाले को उठा के लेके आऊँगा, तो 4s2 3d 5 था प्लस 2 दिखा रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसी को तो हटाऊंगा 0 हो जाएगा। और ये क्या बचा 3d 5, इट इज़ अ हाफ फील्ड। बन गया कि नहीं बन गया? अगर मैं डी ऑर्बिटल को पकड़ूँ तो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो गया 5, एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, हाफ फील्ड हो गया कि नहीं हो गया? और हाफ फील्ड मतलब शो कर रहा है क्या स्टेबिलिटी को। आई बात समझ में? तो दैट इज द रीजन कि Mn+2 पे भी क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखिएगा इनर्ट गैस बना लिया, अच्छी बात है, नहीं बनाया हाफ फील्ड पे कर लेंगे, सॉरी फुल्ली फील्ड पे करेंगे, नहीं फुल्ली फील्ड नजर आ रहा तो हाफ फील्ड पे। तो जिस कंडीशन में ये तीनों मतलब मिल रहे हैं उन्हीं कंडीशन में मैं मानूंगा कि वो एटम क्या है, स्टेबल होगा डी ब्लॉक में। ठीक है, अब ये तो हो गया कैसा केस, जो अभी हम लोगों ने लिया 4th पीरियड का उसके एलिमेंट का केस। ठीक है, अब मैं आगे की कहानी को बढ़ाऊं, दैट मीन्स अगर मैं इसके नीचे वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ूं, जैसे कि आप क्रोमियम को जानते हो, क्रोमियम को जानते हैं हम लोग, भी जस्ट क्रोमियम को लिया, थोड़ा फटाफट हम काम करेंगे। ठीक है, तो मेनली क्रोमियम कहाँ पे जाके स्टेबल हो रहा था, +6 पे स्टेबल हो रहा था, यस और नो। लेकिन क्रोमियम के अलावा अगर मैं नीचे जाऊँ, जैसे क्रोमियम को पकड़ता हूँ, क्रोमियम से स्टार्ट करता हूँ, उसके पीछे वाले को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्रोमियम कितने पे अपने आप को स्टेबिलिटी शो कर रहा है, +6 पे। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको भी थोड़ा सा याद रख लो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई देखो Mn के बहुत सारे ऑप्शन है ना, Mn जो है, Mn का अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ है Mn, अरे भाई n क्यों नहीं बन रहा है, Mn+2 नॉट Mn में +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, नहीं +5 तक चलता है कि +6 तक चलता है, +7 तक चलता है, आया ना। अगर देखा जाए तो ये भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, ये भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन, ये कम दिखा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। है बस हमें, और ये क्या है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। है बस समझ में, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो एक एलिमेंट की हो गई, जब वो ग्रुप में चल रहे होंगे। हाँ, बीच वाले भी इसके ऑक्सीडेशन, मतलब इसके सब के सब ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएंगे, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर, और इसको बोलेंगे हायर। बस इतना समझिए। मीडियम चाहे तो बोल सकते हैं कि मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और मेनली अगर हम क्रोमियम के नीचे जा रहे हैं तो जो एलिमेंट हैं उनको भी यही करना चाहिए। वो जो एलिमेंट हैं मतलब क्रोमियम के नीचे, क्योंकि एक ग्रुप में अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया था कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं, मतलब हाइड्रोजन का यदि +1 हो तो सबका +1 होना चाहिए। लेकिन जब हम क्रोमियम के केस में नीचे जाते हैं तो क्रोमियम के जस्ट नीचे कौन आएगा, मॉलिब्डिनम, है ना। मॉलिब्डिनम के नीचे कौन आएगा, वोल्फ्रेमम। समझ में आ रहा है। तो होगा क्या कि सबका +6 होना चाहिए, लेकिन नीचे जाते वक्त ये नजर आता है कि ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। +6 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, +6 में, +3 में, सॉरी +6 से +3 में। इसका कारण बस समझ लीजिए, बस गेम खत्म। ये तीसरी सबसे प्रमुख बात है। अब इसका कारण आपको पता ही होगा, हमको नहीं लग रहा कि नहीं पता होगा। देखो मॉलिब्डिनम तब भी सस्टेन करेगा, वोल्फ्रेमम तक जाते जाते स्टेबिलिटी का जो फंडा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो फंडा है, वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका सबसे प्रमुख कारण मैं तुमको बता रहा हूँ, F ब्लॉक आ चुका होगा। क्या एंट्री, कौन मार चुका होगा एंट्री, F ब्लॉक। और F ब्लॉक एंट्री मार रहा है, दैट मीन समझ पा रहे हैं, शिल्डिंग इफेक्ट और कमजोर हो जाएगा। शिल्डिंग इफेक्ट कमजोर तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन। तो जहाँ पे आप 6-6 इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे थे, क्रोमियम में क्यों 6-6 इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे थे, क्योंकि F ब्लॉक नहीं था, शिल्डिंग इफेक्ट अभी भी ठीक था, तभी भी काम चलाने लायक था शिल्डिंग इफेक्ट। लेकिन अभी क्या होगा, वोल्फ्रेमम, वोल्फ्रेमम किस ग्रुप से है, 6th ग्रुप से, और 6th पीरियड से। और 6th पीरियड का मतलब 6th पीरियड में एंट्री हो जाती है किसकी, F ब्लॉक की। तो F ब्लॉक की एंट्री के कारण, F ब्लॉक की एंट्री के कारण क्या होगा, कारण शिल्डिंग इफेक्ट बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा।
ठीक है। और बिल्कुल कमज़ोर हो जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ऊपर से तो आप 6 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे थे, लेकिन नीचे ऐसा नहीं हो पाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और इस चीज़ को मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यही चीज़ हम लोगों ने 13 वाले ग्रुप के अंदर भी देखी थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। ठीक है, बस इतनी बात याद रखेंगे। ये तीसरी सबसे प्रमुख बात थी। तो आई होप आज आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यस और नो? बड़े अच्छे से फील किया होगा। अब इसी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा में लेके आएंगे, क्योंकि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी को अब यहीं से आगे बढ़ाना है। ठीक है ना? आई बस समझ में? तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे पुनः इसी कहानी को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे और डीप में घुसेंगे। ठीक है, और नई बातें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।